नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 यही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। हमने लास्ट लेक्चर में वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन पढ़ा था। अब मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में अनुवांशिकता और अनुवांशिक परिवर्तन जो पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि पुरुषों में XY और स्त्रियों में XX जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन लिंग गुणसूत्रों के कारण जो है स्त्रियों में और पुरुषों में जो विशिष्ट अंग वाले प्रजनन संस्थान का कार्य होता है, और X ये गुणसूत्र केवल पुरुष में होता है, स्त्री में होता है, और पुरुष X गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में होता है, और XY गुणसूत्र पुरुष में होता है। मतलब X गुणसूत्र दोनों में होता है और Y गुणसूत्र केवल पुरुष में ही होता है। मतलब Y गुणसूत्र के कारण जो पुरुषत्व आता है, पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है Y गुणसूत्र, और X गुणसूत्र स्त्रीत्व के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह से जो कार्य जो होता है प्रजनन संस्थान का कार्य X और Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। अब हम मानवीय प्रजनन संस्थान जो है कौन कौन से हैं, दो है, एक मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान और मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। अब हम पढ़ेंगे मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान। ये बच्चों मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान का चित्र आप देख रहे हैं। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में जो है वृषण जो होता है, ये वृषण वाहिनियां और नलिकाओं और ग्रंथियों से मिलकर बनता है। ये वृषण जो है उदर गुहा के बाहर होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। ये वृषण कोश है, ये इस वृषण कोश के अंदर ये वृषण स्थित होता है। वृषणों में अनगिनत शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। उनमें पाई जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री, इसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजित होती है कोशिकाएं। जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और विभाजित होकर वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अभी इस साल बच्चों पूछा गया था कि वृषण का कार्य क्या है, तो शुक्राणु का निर्माण करना है। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं। इन नलिकाओं का जो क्रम होता है, वृषण जालिका, अपवाहिनी, अधिवृषण, शुक्र नलिका, स्खलन नलिका, ये स्खलन नलिका है, यहाँ पर अधिवृषण है, जनन मूत्र वाहिनी, ये है शुक्र कोशिका। जैसे जैसे एक नलिका से दूसरी नलिका में भेजी जाती है, वैसे वैसे ये परिपक्व होकर फलन करने के योग्य हो जाती है। शुक्राशय का स्राव स्खलन ग्रंथि में स्रवित होता है। ये स्खलन ग्रंथि है, इसमें स्रवित होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और ये काउपर्स ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि का स्राव मूत्र जनन नलिका में स्रवित होता है। ये सभी स्राव और शुक्राणु मिलकर वीर्य तैयार करते हैं। ये वीर्य शिश्न के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में ये जनन मूत्र नलिका जो होती है और शिश्न, इसको छोड़कर सभी अंगों की एक एक जोड़ी पाई जाती है। ये हो गया आपका मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान। इसके बाद बच्चा आता है मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग जो है उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी होती है
अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी होती है। ये अंडवाहक नलिका है। अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी है। एक गर्भाशय है, ये देखिए ये गर्भाशय, और एक योनि का समावेश होता है। इसके अलावा बार्थोलिन की एक जोड़ी पाई जाती है। सामान्यतः हर महीने में एक अंडकोशिका एक अंडाशय से एक अंडकोशिका बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है। अंडनलिका के सिरे का भाग एक वायु कोष्ठिका के जैसा होता है। ये वायु कोष्ठिका के जैसा होता है, जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। इस छिद्र से अंडकोशिका अंडवाहक नलिका में प्रवेश करती है। अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठभाग पर, ये अंडवाहक नलिका है, इसके आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक पाए जाते हैं। ये रोमक अंडकोशिका को गर्भाशय की ओर ढकेलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो है छिद्र होता है, ये गर्भाशय की ओर जो है ढकेलने का कार्य करते हैं। इस तरह से मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान का कार्य होता है। बच्चों, ये दोनों प्रजनन संस्थाओं के कार्य और ये आकृति का नामांकन आपको याद करना है। आकृति बनाने को नहीं आती, फिर भी नामांकन करने को आ सकता है, इसलिए नामांकन अच्छे से याद करना है। और इनके कार्य क्या होते हैं ये आपको बार बार पढ़ना है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।